नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोद्दार। एप्पल आईफोन्स को लेके क्या न्यूज़ थी बेसिकली कि हिंदुस्तान के अंदर जो आईफोन बिक रहे हैं उसके आज के टाइम पे लगभग 70 से 75 आईफोन जो है वो मेड इन इंडिया ही है। अब मैं आपको थोड़ी सी एप्पल के बारे में जानकारी दे दूं। एप्पल का जो ग्लोबल रेवेन्यू है वो एक्सपेक्टेड है कि 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में 330 से 340 बिलियन डॉलर रहने वाला है। आपको मैं बता दूं, $1 बिलियन इज इक्वल टू 7500 करोड़ रुपीस। तो आप उस हिसाब से जो है आइडिया लगा सकते हैं। इंडिया के अंदर ये एक्सपेक्टेड है कि 1% या उससे कम ही रहेगा। मतलब जो इनका ग्लोबल रेवेन्यू है वो कितना है, 330 से 340 बिलियन डॉलर, और इंडिया के अंदर इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ $3 बिलियन। मतलब लगभग मोटा मोटा 20 या 22,500 करोड़ रुपए के आसपास जो है ये रेवेन्यू रहेगा। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो सब्सटैंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि लास्ट ईयर जो है ये सिर्फ $2 बिलियन था, इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है $3 बिलियन। पीछे एक न्यूज भी आई थी कि एप्पल ने जो है अपने फोन्स के प्रोडक्शन में 25% का जो है इंक्रीमेंट करने के लिए कहा है। अब एप्पल जो है अपने फोन खुद नहीं बनाता, उसके 3 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं। एक है फॉक्सकॉन, एक है विस्ट्रॉन, एक है पेगाट्रॉन। ये 3 कंपनीज जो हैं बेसिकली एप्पल के आईफोन्स बनाती हैं। और गवर्नमेंट एक अपनी स्कीम लेके आई थी, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके अंदर गवर्नमेंट हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है और उसके लिए जो है वो 1% से 4% जो है इंसेंटिव भी प्रोवाइड कर रही है। तो तीनों कंपनीज के अंदर ने ही बेसिकली उस PLI स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट किया और गवर्नमेंट को ये प्रॉमिस किया है कि लगभग 3.4 ट्रिलियन वैल्यू के, मतलब 3,40,000 करोड़ के आईफोन जो है इंडिया में अगले 5 सालों में बनेंगे और इसमें से 80% फोन्स जो है वो एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और ये वेंडर जो है ऑलरेडी 3,000 करोड़ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं। बेसिकली एप्पल जो है इंडिया को एक अपना मेन की कंट्री ले चुका है कि यहाँ पर हमें अपना मेन मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो सेट करना है। वो भी अपनी चाइना पे डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, क्योंकि चाइना और USA के बीच में एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है स्पेसिफिकली ट्रेड को लेके। तो एप्पल चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, जहाँ उसके इस समय 90% से ज़्यादा डिवाइसेस बनते हैं। तो बेसिकली अच्छी न्यूज़ है एप्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। गूगल पे आ गया है RBI के रडार पर। पूरा का पूरा माजरा क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। चेन्नई का एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है इक्विटिस, जिसने एक डील साइन की है गूगल पे के साथ। उस डील के हिसाब से गूगल पे के जितने भी यूजर्स हैं वो इस स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर सीधे गूगल पे की ऐप का यूज करके FD जो है वो खोल सकते हैं। और इस FD पे जो इंटरेस्ट है वो लगभग 6.35% पर एनम तक मिलेगा। किसी भी तरीके का कोई बैंक अकाउंट जो है इक्विटिस स्मॉल फाइनेंस बैंक में हो ये जरूरी नहीं है, सीधे FD अकाउंट जो है जीपे ऐप का यूज करके खोला जा सकता है। और जब मैच्योरिटी हो जाएगी उस FD की, तो वो पैसा जो है सीधे उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा जहां पर गूगल पे का आपका अकाउंट एसोसिएटेड है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, RBI ने अभी अपनी हाफ ईयरली एक रिपोर्ट रिलीज की थी जुलाई 1 को, दैट वाज ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर RBI का कहना था कि जो बिग टेक कंपनीज हैं लाइक गूगल पे, Amazon, फेसबुक, ये जो है देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है, की रिस्क फैक्टर का जो है काम कर रही हैं, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा डेटा एक्सेस होता है और बहुत वाइड मैं कहूँ इनका यूसेज है। तो इस वजह से कभी भी पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को जो है ओवरटेक कर सकती हैं। तो RBI ने जो है बेसिकली क्लोजली इस चीज को आप कहेंगे मॉनिटर कर रहा है कि कहां पर इसमें किस तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि RBI नहीं चाहता कि बिग टेक फर्म्स जो है वो इस तरह की डील के अंदर एंटर करें। अकॉर्डिंग टू FSR, ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट थी, बिग टेक फर्म्स हैव पोटेंशियल टू बिकम डोमिनेंट प्लेयर्स इन फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट इज व्हाई गूगल पे डील हैज मेड द RBI अनईजी। तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं RBI को अनईजी लग रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, RBI ने एक अपना पैनल बनाया था डिजिटल लैंडिंग के ऊपर, जो कि इस साल जनवरी के अंदर था, जो कि अपनी रिपोर्ट देने वाला था, जिसके बेसिकली हेड थे RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जयंत कुमार। तो वो एक्सपेक्टेड है कि वो रिपोर्ट जो है जो कि जन में बना था वैसे देने वाले थे, लेकिन वो थोड़ा सा डिले हो गया और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी जो इनकी रिपोर्ट जो है रिलीज हो सकती है। वैसे उसकी डेडलाइन अगस्त थी, बट थोड़ी सी डिले हो गई है। अब यहाँ पर जो है गूगल पे और इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अपना व्यू आया है और उन्होंने कहा है कि देखिए, हम गूगल पे के थ्रू अगर अपना प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि गूगल पे को इसके लिए कोई कमीशन नहीं जा रहा है। इंडिया के अंदर
बेसिकली कोई भी डिपॉजिट स्कीम पर, चाहे वो एफडी हो या सेविंग बैंक अकाउंट हो, इस पे किसी को कमीशन नहीं दी जा सकती। और इसी तरीके से हम गूगल पे को कोई कमीशन नहीं दे रहे हैं। उल्टा गूगल पे जो है हमको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक अपना डेटाबेस हमारे साथ शेयर कर रहा है, और जितने भी लोग एफडी खुलवाएंगे इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का, उनका डेटा जो है बैंक के पास रहेगा, ना कि गूगल पे के साथ शेयर किया जाएगा। तो उनका अपना पॉइंट है। बाकी आरबीआई ने इनसे कुछ डिटेल्स मांगी हैं जो इन्होंने सबमिट कर दी हैं। आरबीआई ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस तरह की चीजें जो है आरबीआई कंट्रोल करेगा। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट आती है वैक्सीनेशन को लेके। बहुत जबरदस्त रिपोर्ट है। 30 अगस्त तक, ये जो 30 अगस्त अभी गई है, जो हाई इनकम कंट्रीज हैं लाइक यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे 57% लोगों को एटलीस्ट एक डोज लग चुका है। लेकिन अगर आप यही बात करते हैं लो इनकम कंट्रीज की, स्पेसिफिकली अफ्रीकन कंट्रीज की, तो वहां पे मात्र 2% लोग ऐसे हैं ऑन एन एवरेज जिनको अभी एक सिंगल डोज लगा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो वेल्दी कंट्रीज हैं जैसे यूएस, यूके, यूरोपियन नेशंस, दे आर प्लानिंग फॉर द बूस्टर डोसेस टू द फुली वैक्सीनेटेड पीपल, जिसकी वजह से WHO ने अपना कंसर्न दिखाया कि इससे ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। देखिए एक्चुअली में हुआ क्या, जितनी भी रिच कंट्रीज थी उन्होंने क्या किया, एडवांस में ही अपने एग्रीमेंट साइन कर लिए, लाइक फाइजर, मॉडर्ना, जितनी भी वैक्सीनेशन कंपनीज थी, जैसे जैसे वो डेवलपमेंट स्टेज थी उनके साथ एडवांस में ही अपने एग्रीमेंट साइन करके जो मेजॉरिटी उनकी ऑर्डर बुक थी वो वहीं पर ख़त्म कर दी। इवन यूएस की अगर आप बात करें तो उसने वॉर टाइम पावर्स का यूज़ किया, और जो भी मैन्युफैक्चरर्स थे वैक्सीन के यूएसए में उनको स्ट्रिक्टली बोल दिया कि पहले यूएस गवर्नमेंट के ऑर्डर आपको फर्स्टली पूरे करने पड़ेंगे, उसके बाद ही जो आप एक्सपोर्ट करने की सोच सकते हैं। मैनी कंट्रीज आज के टाइम पर, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीकन कंट्रीज की, जो लॉकडाउन का यूज कर रही हैं ताकि कोरोना वायरस जो है आगे स्प्रेड ना हो सके, जबकि रिच कंट्रीज जो है वो क्या कर रही हैं, वो वैक्सीनेशन देके धीरे धीरे अपनी कंट्रीज को जो है ओपन अप करती जा रही हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पुअर कंट्रीज को वैक्सीनेशन अवेलेबल हो, इसके लिए WHO ने अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, दैट इज द कोवैक्स। कोवैक्स बेसिकली क्या था, इट्स एन इनिशिएटिव बाय द WHO, एंड जिसको फंड मिल रहा था गवर्नमेंट से, और जो प्राइवेट कंपनीज है, बिग कॉर्पोरेट है, उसके डोनर्स लाइक बिल गेट्स फाउंडेशन से हो गया। तो इसका ये टारगेट था कोवैक्स का कि लगभग 2 बिलियन डोजेस जो हैं वो हम परचेज करेंगे और उनको जो है गरीब देशों के बीच में बांटा जाएगा, ताकि ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस जो है वो ना देखने को मिले। और इसमें टारगेट ये था कि 2 बिलियन डोसेज में से लगभग 2/3 डोसेज जो है लो इनकम नेशंस को बाय द एंड ऑफ 2021 जो है वो बांट दी जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि भारत के अंदर जो सेकंड वेव आया उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा हिट मिला। भारत में सेकंड वेव से इसको कैसे हिट मिला, देखिए वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है वैक्सीन का वो है सीरम इंस्टीट्यूट। और हुआ क्या कि सेकंड वेव आने के बाद इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर बना, जिसकी वजह से प्रेशर बना सीरम इंस्टीट्यूट के ऊपर, और उसको जो है अपनी एक्सपोर्ट्स को कट करना पड़ा और मेजॉरिटी सप्लाई जो है वो इंडिया के अंदर देनी पड़ी। अगर आप इंडिया के डेटा देखें तो अभी डेटा रिलीज हुआ है कि पिछले 10 दिनों के अंदर 3 दिन ऐसे थे जब हमने 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन एक दिन के अंदर किया। वो तभी हो पा रहा है कि जब आप जो है वैक्सीन को एक्सपोर्ट ना करके इंडिया के अंदर रख रहे हैं। तो इस वजह से ये हुआ कि जो कोवैक्स के मेजॉरिटी ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दिए गए थे और इंडिया के अंदर जो सेकेंड वेव आ गई, तो हुआ ये कि सीरम इंस्टीट्यूट ने एक्सपोर्ट अपना बहुत ज़्यादा कट डाउन किया, सारी डोमेस्टिक सप्लाई को कंप्लीट करना शुरू किया, और एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अभी तक सिर्फ 11% डोजेज जो है कोवैक्स के अंडर जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट दे पाया है, और वो जो लो इनकम नेशंस तक जानी चाहिए वो पहुंच पाई है। तो बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि अगर वैक्सीन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता और कंट्रीज जो छोटी छोटी हैं अगर वो इसी तरीके से अगर लॉकडाउन्स का यूज़ करती हैं बहुत लंबे समय तक, तो ये लॉन्ग रन के अंदर जो है इन्फ्लेशन को और ज़्यादा हिट कर सकता है। क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज की अगर आप बात करें या चीप लेबर की जब आप बात करते हैं तो मैक्सिमम इन गरीब देशों से ही ये आपको मिलती हैं, और अगर ये सप्लाई चेन को ऐसे डिस्टर्ब करेंगी तो लॉन्ग रन के अंदर इसके इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आई ऑटोमोबाइल से, और बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ जो है ये निकल के आई। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है $3.5 बिलियन, मतलब अगर मोटा मोटा मैं आपको बात करूं तो लगभग 27,000 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट इंसेंटिव अगले 5 सालों में जो है दिए जाएंगे उन कंपनीज को जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है उसको
प्रोडक्शन करेंगी, हाइड्रोजन फ्यूल पावर्ड व्हीकल्स का प्रोडक्शन करेगी। इसके लिए कंपनीज को कम से कम $272 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अगले 5 सालों के अंदर जो है करनी पड़ेगी। और ये किस तरीके से किया जाएगा, इसका तरीका ये होगा कि जितनी भी एडिशनल सेल्स करेंगे ईवी की, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, उसका 10 से 20% कैशबैक जो है गवर्नमेंट जो है वो देगी किसको, कंपनीज को। लेकिन यहाँ एक चीज समझने वाली है कि आज के टाइम पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रही है, लगभग 20-25% सब्सिडी सीधे कस्टमर को मिल रही है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज करते हैं। तो कहीं गवर्नमेंट ये ना कर दे कि गवर्नमेंट पता लगे कि वो सब्सिडी जो है वो विड्रॉ कर दे और वो पैसा जो है सीधे कंपनीज को ट्रांसफर कर दे। अगर दोनों चीजें चलती हैं तो बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर गवर्नमेंट का ये भी कहना है, अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, ये अनऑफिशियल रिपोर्ट है, बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर छपी है, बट ऑफिशियल अनाउंसमेंट नेक्स्ट वीक तक हो सकता है और ये हो जाएगा कि अगर 3.5 बिलियन जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है इंसेंटिव देने के लिए, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो गवर्नमेंट इस अमाउंट को बढ़ा करके $8 बिलियन तक जो है वो कर सकती है। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके पीछे मकसद क्या है, 3 मकसद यहाँ पे पूरे होते हैं। एक तो सबसे पहला जो हमारा इंपोर्ट बिल है ऑयल का, उसको रिड्यूस करना, जो कि ट्रेड डेफिसिट का सबसे बड़ा रीजन बना पड़ा है। सेकंड, इससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है हमारे देश की मेजर सिटीज दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कैलकाटा, इसके अंदर कम होता है। और तीसरा, जो हमने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है जिसमें हमें 2030 तक जो है अपने जो कार्बन एमिशंस हैं उसको कम करना है, और हमें क्या करना है, वर्ल्ड वाइड जो है सबको कम करना है, तो उसको अचीव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है ये स्कीम लेके आ रही है। और मैं आपको बता दूं, इसका सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा जो इंडिया के अंदर मिलने वाला है वो टाटा मोटर्स और टीवीएस को मिलने वाला है। मारुति ने अभी तक ईवी के ऊपर कोई भी अपना जो रिस्पॉन्स है वो देना शुरू नहीं किया है। टाटा ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़बरदस्त मार्केट, लगभग 65% ईवी का सर्व कर रहा है। टीवीएस मोटर्स जो है बहुत अच्छा सर्व कर रहा है। तो अगेन यहाँ पे मेरी एडवाइस रहेगी, टाटा मोटर्स को आंख बंद करके आप इन्वेस्ट करिए। अगर मेरा सब कुछ ओपिनियन ठीक रहता है तो आप देखेंगे मारुति सुजुकी से पहले 10,000 का टारगेट जो है टाटा मोटर्स टच करता हुआ दिखेगा। शॉर्ट टर्म मत देखिए, लॉन्ग रन अगर देखते हैं, आंख बंद करके अंदर आप उस शेयर के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है और हर महीने लगभग जो है 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की जीएसटी कलेक्शन हो रही है। लेकिन इस जीएसटी कलेक्शन के पीछे का बुरा चेहरा अब सामने निकल के आया है। बेसिकली माना यह जा रहा है कि गवर्नमेंट ने जो है जीएसटी डिपार्टमेंट को टारगेट दे दिया है कि हर महीने 1 ट्रिलियन से ऊपर का कलेक्शन आना चाहिए, और ये प्रेशर जो है आगे ऑफिसर जो है बिजनेसमैन के ऊपर पास ऑन कर रहे हैं और बहुत तरीके से जो है हैरेसमेंट किया जा रहा है। रिसेंटली काफी इंडस्ट्री बॉडीज ने जो है अपनी एक रिप्रेजेंटेशन रखी है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के सामने एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जैसे कि उनको धमकी देते हैं कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा, पेनल्टीज उनके ऊपर लगा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनको बिजनेस करने में डिफिकल्टी कहीं ना कहीं उनके सामने रख रहा है। और इस तरीके के नोटिस एंड सम्मन्स जो हर सेक्टर्स पे जो है दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगेंस्ट है। उनका जो रिप्रेजेंटेशन दी गई उसमें यह भी बोला गया कि ये जो जीएसटी लेजिस्लेशन लाने के पीछे मेन मकसद था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये उसके अगेंस्ट है। और अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले समय में जो है बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये बहुत गलत है। टारगेट्स को अचीव करने के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेसमैन को हैरेसमेंट किया जाए, उस पर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट किया जाए। जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क दैट इज NIRF 2021 रिलीज हुआ है। ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर जो भी हिंदुस्तान के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रैंकिंग की जाती है, और जो रैंकिंग है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन टॉप पर है, कौन रनर अप है, कौन थर्ड पोजीशन पे एंड सो ऑन। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि देश की यूनिवर्सिटीज़ का क्या हाल है। तो अगर आप बात करें 2021 के अंदर जो देश की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी बनी है दैट is the IISc that is Indian Institute of Science, जो कि कर्नाटका के अंदर है। 2020 में भी ये नंबर 1 पे थी और 2019 में भी ये नंबर 1 पे रही। नंबर 2 पे रहा है JNU दैट इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि पिछले लगातार 3 सालों से नंबर 2 की पोजीशन पे है। नंबर 3 पर है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि लगातार पिछले 3 सालों से नंबर 3 की पोजीशन पर है। फिर कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो अपनी पोजीशन को एनहांस कर रही है, 2019 में 5 पे थे,
फिर फिसली 7 पे, अब ये 4 पे आ गई है। और उसके बाद अमृता विश्वा विद्यापीठम जो कि नंबर 5 पर है। अगर आप देखें दिल्ली यूनिवर्सिटी दूर दूर तक, मुंबई यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में कहीं पर भी दूर दूर तक नहीं है। टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ आज के टाइम पे जो इंडिया में है। लेकिन मेरे को थोड़ा सा ना इसमें ये समझ में नहीं आता कि लास्ट ईयर पढ़ाई तो हुई नहीं, कॉलेजेस खुले नहीं, क्या इनका क्राइटेरिया रहा, उसके बारे में कोई ऐसा डिटेल नहीं है। लेकिन ठीक है, अभी जो गवर्नमेंट की जो रिलीज़ हुआ है उसके हिसाब से जो देश की 5 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये हैं। इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें सबसे पहले IIM अहमदाबाद। अब ये सारे गुजराती ही देश ही चला रहे हैं, मोदी जी देख लीजिए, हमारे अंबानी जी देख लीजिए, अडानी जी देख लीजिए। IIM अहमदाबाद को तो नंबर 1 रहना ही है। IIM बैंगलोर नंबर 2, IIM कैलकाटा नंबर 3, कंसिस्टेंटली नंबर 3, IIM कोझिकोडे जो कि नंबर 4 पर, और IIM दिल्ली तो कि नंबर 5 पर। तो ये हमारे मैनेजमेंट्स का। इसके अंदर अगर देखा जाए तो अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो FMS है वो अपनी पोजीशन जो है नहीं बना पा रहा है। इसके बाद इंजीनियरिंग की बात करें तो IIT मद्रास नॉन स्टॉप नंबर 1 पे। नेक्स्ट IIT दिल्ली जिसने कोविड में बहुत अच्छा रोल प्ले किया, काफ़ी चीज़ें डेवलपमेंट की, गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट किया, अच्छे अच्छे रिसर्च किया। IIT बॉम्बे नंबर 3 पे, IIT कानपुर एट नंबर 4 एंड IIT खड़गपुर एट नंबर 5। तो ये इंजीनियरिंग का हाल। तो अगर आप ये देखें यहाँ तक, इसके बेसिस पर अगर हम ओवरऑल रैंकिंग जो निकल के, ओवरऑल रैंकिंग इज बेसिकली ये तो क्या एक स्पेसिफिक कैटेगरी में, इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, एक ओवरऑल रैंकिंग डिसाइड की जाती है। उसमें जो है IIT मद्रास जो है देश का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है पढ़ाई के लिए। नंबर 2 पे है IISc दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। नंबर 3 पे है IIT बॉम्बे, फिर IIT दिल्ली और IIT कानपुर। मतलब इसको देख के लग रहा है कि भैया जो साइंस वाले हैं वही ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं, मैनेजमेंट वाले तो मतलब आप देख रहे हो ओवरऑल रैंकिंग के अंदर कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है कोई अपनी पोजीशन नहीं बना पाया है। कॉलेजेस की अगर बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं है कहीं पर भी। लेकिन कॉलेजेस की अगर आप बात करें तो मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली का नंबर 1 पे लगातार तीसरे साल। गर्ल्स कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, खैर मेरे घर से बहुत थोड़े से डिस्टेंस पर है। काफ़ी डिसिप्लिन्ड कॉलेज है, वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी सिस्टर खुद इसी कॉलेज से पढ़ी है। नेक्स्ट टू लेडी श्रीराम। लेडी श्रीराम नंबर 2 पे देख के मुझे थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि लास्ट ईयर अगर आपने केस सुना होगा तो यहाँ पर एक गर्ल ने जो कि बहुत टैलेंटेड थी और उसने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसको ज़बरदस्ती फोर्स किया गया था कि आप हॉस्टल खाली करें, कुछ इस तरह की न्यूज़ अगर आपको याद हो। पता नहीं वो क्राइटेरिया में लेते हैं नहीं लेते हैं उसको। फिर लोयोला कॉलेज जो कि साउथ इंडिया बेस्ड है नंबर 3 पे। सेंट जेवियर्स कॉलेज नंबर 4 पे और रामाकृष्णा मिशन विद्या मंदिर हावड़ा का नंबर 5 पे। तो ये कॉलेजेस की बात है, इट्स नॉट अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट एनी यूनिवर्सिटी। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो कहीं पर भी अपना स्टैंड नहीं बना पाई है, लेकिन यस उसके कॉलेजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं 2 कॉलेजेस टॉप 2 पोजीशन को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ये जो है हमें जानकारी होनी चाहिए एटलीस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की कि कौन सा हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। लेकिन अगर मैं आपको ग्लोबल रैंकिंग की बात करूं तो इंडिया का जो कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट टॉप 200 टॉप 300 तक कहीं पर भी कोई भी स्टैंड अप नहीं करता है। और ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 था। तो ये आप PPT आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। जय श्री श्याम।